Hello everyone, my name is Mayank. You know me if you are following my videos. और इसी सीरीज के अंदर मैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस आपके साथ डिस्कस कर रहा था। ठीक है, मैट्रिसेस के अंदर हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कवर हो चुकी है। उसके अंदर जो भी कंसेप्ट है मैंने आपको समझा दिए हैं। अब जो हमें नेक्स्ट कंसेप्ट सीखना है वो सीखना है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज, और अगर उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश से या फिर ए टी। दोनों ही चीजें सेम है। इसका मतलब ए ट्रांसपोज या फिर ए टी लिखा हुआ ए टी तो मतलब ए ट्रांसपोज। ठीक है, सपोज करो क्या है इसका मतलब। इसका मतलब है इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम्स। मतलब रो को और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल सपोज करो आपके पास एक मैट्रिक्स है ए 2 3 -1 4 0 5। ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स थी ए, और अगर आपको इसका ट्रांसपोज करना है तो ए ट्रांसपोज ए डैश या फिर इसी को आप ए टी भी लिख सकते हो। क्या बनेगा, मैंने कहा रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है। मतलब जो पहले रो थी आप उसको कॉलम लिख दो, जो पहले रो थी उसको क्या लिखना है, कॉलम। तो पहली रो क्या है ये, अब आपका क्या हो जाएगा, ये पहले कॉलम बन जाएगा। इसका मतलब ये हो गया 2 -1 0। ये वाली एंट्रीज को आपने ऐसे लिख दिया। नेक्स्ट वाली एंट्री रो में ये है, इसको सेकंड कॉलम बना लो। तो ये 3 4 5। पहला ऑर्डर इसका है 2 क्रॉस 3, अब इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। इसका मतलब देखो पहले रो कितनी है 2, कॉलम कितने 3। रिवर्स करने में क्या होगा, ये आगे पीछे जाएंगे तो रो हो जाएंगे आपके 3, कॉलम हो जाएंगे 2। तो समझ आ गई होगी आपको बात, रो और कॉलम को इंटरचेंज करना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल से 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ले लेते हैं। से कोई मैट्रिक्स बी है, इसकी एंट्री है 1 0 2 3 4। ये 4 ले लिया मैंने, 5 0 -1 2। ठीक है, ये कोई 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी। अब आपको क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। तो बी डैश लिखा है, ट्रांसपोज में क्या करना है, रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज। तो पहली रो क्या है ये, पहली रो क्या है ये, तो इसको कैसे लिखेंगे 1 3 0। सेकंड रो है ये, इसको कॉलम में लिखेंगे तो 0 4 -1। थर्ड रो है ये 2 5 2 5। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, ये हमने एक एग्जांपल दिया किसका, आपको ट्रांसपोज का। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में होगा क्या कि रो को कॉलम से इंटरचेंज करना है। बात समझ आ गई होगी आपके। आप अगर इतना समझ गए तो फिर हम आगे के कंसेप्ट कराते हैं। आगे समझिए आगे क्या है। आज बात करते हैं ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज। तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज आपको एनसीईआरटी पर मिल जाएंगी। ये वहीं से मैंने उसको लिखा हुआ है, वही प्रॉपर्टी में जो वहाँ दी हुई है, उसके आगे नई प्रॉपर्टी नहीं लिखी। देखो क्या है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मतलब कोई मैट्रिक्स ए रही होगी ओरिजिनल, आपने उसको ट्रांसपोज किया मतलब रो को कॉलम में चेंज कर दिया। ठीक है, फिर उसको दोबारा ट्रांसपोज करोगे, फिर से मतलब जो नई रो बनी है उसको दोबारा से कॉलम में चेंज करना। तो ऐसे करके होगा क्या, वापस वही मैट्रिक्स बन जाएगी। भैया आप जब दोबारा करोगे उस चीज को तो फिर सेम मैट्रिक्स तो बन जानी है, तो वो किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल। सेकंड प्रॉपर्टी है के टाइम्स ए का ट्रांसपोज। के यहाँ पर क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स नहीं है। के यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो उसमें क्या कहता है, के को आप आगे लिख दो, के को आप आगे लिख दो। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जब उस स्केलर के साथ करेंगे तो वो ट्रांसपोज के साथ हो जाएगा। मतलब अब ऑब्वियसली बात है, जब आप के ए कर रहे हो, के का मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सारी एंट्री से मल्टीप्लाई हो गया। अब आपने उसको रो को कॉलम में इंटरचेंज करें, फिर उसको कॉमन भी तो लिया जा सकता है, वो सबसे बाहर हो जाएगा। तो इसमें मतलब आप ये मान के चलो जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा उसको बाहर लिख सकते हैं, वो ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई हो जाएगा बाद में। ठीक है, दिस इज सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, दो मैट्रिक्स का सम करके ट्रांसपोज करो। ए प्लस बी का ट्रांसपोज मतलब पहले मैट्रिक्स का सम करो और उसका ट्रांसपोज करो, वो किसके ऊपर होगा, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पहले वाले का और दूसरी वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, उसको ऐड कर दो। ठीक है, बात समझ आ गई। ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज नथिंग बट ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। आप जैसा कन्वीनियंट हो आपके लिए आप वैसे यूज कर सकते हो उसको। ये दोनों चीजें सेम है। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, ये ध्यान रखना है आपको। ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। मतलब यहाँ दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, उसका मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज करोगे तो किसके इक्वल होगा, बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आगे आएगा और ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बाद में निकल आएगा, तो उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा। इसको मैं बोलता हूँ सॉक्स प्रॉपर्टी।
अभी जूनियर क्लासेस में मतलब आप 10th तक 12th तक की कहीं किसी बुक में आपको ये नाम नहीं मिलेगा, ठीक है। सॉक्सू प्रॉपर्टी इसको रिलेट करने के लिए है, इसका यही नाम है एक्चुअल में, सॉक्सू प्रॉपर्टी रिलेट करते हैं इसको। आप इसको इस तरीके से लिख लो जैसे आप जूते मुझे पहनते हो, है ना, तो दिखता क्या है, पहले शू दिखता है, उसके बाद सॉक्स दिखता है, सॉक्स जो भी आप पहनते हो, है ना। लेकिन होता क्या है, रिवर्स होता है, पहले आपको सॉक्स पहनने पड़ते हैं और फिर शूज पहनना पड़ता है। तो आप सॉक्सू प्रॉपर्टी के नाम से इसको रिलेट रखना। बाहर से देखने में क्या लगेगा, पहले क्या है, शू है फिर सॉक्स है, लेकिन जब आप उनको पहनते हो तो पहले क्या पहना जाता है, पहले सॉक्स पहने जाते हैं फिर शू पहना जाता है। तो सॉक्सू प्रॉपर्टी क्या कंसेप्ट है, A इंटू बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज के इक्वल होगा, ठीक है। मैंने इससे रिलेट करके भी समझा दिया आपको, तो ये चारों प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ठीक है। इसका ध्यान यूज आ रहा होगा, मैं आपको वहां समझा दूंगा। ये चार प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई। इसके बाद अगला कंसेप्ट समझिए कि अगला कंसेप्ट क्या है। अगला जो है, दो टाइप की मैट्रिक्स आपके साथ डिस्कस करनी है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। इसका मतलब क्या हुआ, किसी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज करोगे और ट्रांसपोज करने के बाद सेम मैट्रिक्स आपको वापस मिल जाएगा, तो इसका मतलब जो ओरिजिनल मैट्रिक्स A थी उसको क्या कहोगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वहीं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, किसी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करते हैं और वो किसके इक्वल जाएगा, नेगेटिव ऑफ A के इक्वल आ जाएगा, तो उस मैट्रिक्स को आप क्या कहोगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैं दो एग्जांपल आपको कंसीडर करता हूं। जैसे यहाँ मैं एग्जांपल ले लो, मैट्रिक्स A 3 रो से काम कर रहे हैं और ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा। कैसा मैट्रिक्स रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि अगर आप स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं लोगे, किसी और 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की थी तो वो 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का बन जाएगा, वो तो कभी भी सेम हो ही नहीं सकती, क्योंकि एटलीस्ट A और -A ऑर्डर तो सेम ही बनाएगा ना, तो मैट्रिक्स के इक्वल होने पर। तो इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपल्सन है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिस्कशन यहाँ हो रहा है। आप 3 क्रॉस 3 में मैं आपको करा रहा हूँ, 2 क्रॉस 2 में भी आप इसको ले सकते हो, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स कंसीडर करिए यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ कंसीडर कर लिया, जैसे 1 2 3 2 0 या कुछ और ले लेते हैं, जैसे 2 5 7 3 7 -1। आपने मैट्रिक्स से वर्क कर लिया, एक और मैट्रिक्स हमने कोई भी रैंडम मैट्रिक्स उठा लिया यहाँ से, ठीक है। और जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे, A ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, ये पहली रो है, इस पहली रो को कॉलम में लिखो 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट रो ये है आपकी 2 5 7, इसको लिखो 2 5 7। नेक्स्ट रो है आपकी 3 7 -1, तो 3 7 -1। ट्रांसपोज कर दिया आपने, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब एंट्री चेक करो इसकी, 1 1 2 2 3 3, पहले रो सेम दिख रही है, 2 5 7 सेकंड रो सेम दिख रही है, 3 7 -1 थर्ड रो भी सेम दिख रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A आ गया, मतलब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने से सेम मैट्रिक्स वापस मिल गई। तो जो ओरिजिनल मैट्रिक्स मैंने A दी है, इस मैट्रिक्स को आप क्या बोलोगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलोगे। क्या बोलोगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बनेगी, A कोई मैट्रिक्स ले लो, उससे 0 0 0, डायगोनल एंट्री आपको इसमें 0 रखनी है। और इसका प्रूफ भी है, इनफैक्ट पेपर में 1 मार्क का क्वेश्चन आता है ये कि जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, वो क्या होती हैं, 0। उसका जस्टिफिकेशन है, थ्योरी के अंदर क्वेश्चन है, आप उसको ट्राई करके देखना, ठीक है। एंट्रीज लिखना हो यहाँ 2 -3 1 -2 3 -1, कोई भी हमने एक मैट्रिक्स उठा ली, कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है। अब आप क्या करिए, इसका ट्रांसपोज करिए। ट्रांसपोज करने का मतलब A डैश करेंगे तो पहला तो ये है, तो 0 2 -3, नेक्स्ट वो है -2 0 1, नेक्स्ट वो है 3 -1 0। अब आप चेक करोगे जब इसको, तो देखो हो क्या रहा है, जो पहले 0 था 0, जो 2 था वो -2 हो गया, -3 की जगह 3 हो गया। तो किसका साइन डिफर कर रहा है, माइनस का साइन डिफर कर रहा है। तो आप क्या करिए, माइनस कॉमन ले लो इसमें से, माइनस कॉमन लेते क्या होगा, देखो 0 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फर्क कहाँ पड़ेगा, जहाँ ये एंट्रीज नॉन जीरो है, तो वहां से माइनस करना पड़ेगा आपको। 0 2 -3, माइनस को तो माइनस कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का है वो क्या हो जाएगा, माइनस का। ऐसे ही -2 0 1 चेंज कर लिया, नीचे वाला चेंज करेंगे तो 3 -1 0। अब ये ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गया होगा आपका, चेक कर लो, 0 2 -3 -2 0 1 3 -1 0, ठीक है। ये किसके इक्वल हो गया, -1। इसका मतलब A ट्रांसपोज किसके इक्वल हो रहा है, -1।
ये वाली जो मैट्रिक्स मुझे ए दी हुई है ये कैसी मैट्रिक्स हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। तो ध्यान में रखना जब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखी जाती हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज को 0 लिखना है। इस वाले साइड में, इस ट्रायंगल में, इस अपर ट्रायंगल बोलते हैं इसको, इस ट्रायंगल में आपने जो भी एंट्री लिखी है इसका अपोजिट यहाँ नेगेटिव में, इसका अपोजिट यहाँ नेगेटिव में और इसका अपोजिट यहाँ नेगेटिव में, ठीक है। ये तो होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना, किसी भी ऑर्डर की लिखी जा सकती है। जब सिमेट्रिक लिखना है तो क्या करना है, यहाँ डायगोनल नॉन जीरो नहीं रहेगा, जीरो हो भी सकता है, सारे जीरो मत रखना। अगर जीरो रख दोगे तो भी कोई गलत नहीं है। आप क्या करोगे, जो एंट्री यहाँ लिखी है उसके सेम एंट्री यहाँ, जो एंट्री यहाँ लिखी है उसकी सेम एंट्री यहाँ, जो एंट्री यहाँ लिखी है उसकी सेम एंट्री यहाँ। डायगोनल एंट्री कुछ भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों में डिफरेंस समझ आ गया कि एक में हमें जीरो एंट्री रखनी है डायगोनल में, यहाँ कुछ भी रखा जा सकता है। वहाँ जो भी अपर ट्रायंगल बना है उसका नेगेटिव पार्ट में लोअर ट्रायंगल बनाना है, यहाँ जो अपर ट्रायंगल है वही नीचे लोअर ट्रायंगल। अपर ट्रायंगल का मतलब ये वाला, ये जो ट्रायंगल बनता है, ठीक है। आप देख लो ये ट्रायंगल की शेप बन रही है, जो यहाँ है उसका नेगेटिव, उसका एल्जेब्रा लिखना है, ठीक है। तो आपने सीखा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। एक 4 मार्क का क्वेश्चन इस पे आता है, मैं उसको पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा और आपको कितना में वैसे ही करना है। एनसीईआरटी का एग्जांपल भी चेक करोगे तो उसको एज इट इज सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। उसमें कोई भी चेंज नहीं करना आपको, जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे ही आप उस क्वेश्चन को करोगे। आपकी एक्सरसाइज 3.3 के अंदर किस तरीके से एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करोगे, देखो कंसेप्ट मैंने उसका सब कुछ आपको बता दिया है। बहुत आसान क्वेश्चन है तो मैं इसलिए इसके क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं कर रहा आपके साथ। आप क्या करोगे, कंसेप्ट आप समझ लो, उसको एनसीईआरटी में मार्क कर लेना और सबसे पहले सॉल्व करना एनसीईआरटी के एग्जाम्पल। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से पहले के जितने एग्जाम्पल है उसको सॉल्व कर लेना। आपको एक फेयर एनफ आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को डील करना है, कैसे क्वेश्चन को लिखना है। जो एक फॉर्मूला का क्वेश्चन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वो समझा रहा हूँ, वो आप समझ लो क्या है। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है और बोला गया कि इस मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना है। तो ये आपको सीखना है, ठीक है। इससे पहले एक रिजल्ट है जो थ्योरम दी हुई है एनसीईआरटी के अंदर, मैं उसको समझा देता हूं आपको। क्या है, देखो थ्योरम है, वो कहता है कि a प्लस ए ट्रांसपोज, a प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगी, वो क्या होगी, हमेशा सिमेट्रिक होगी। ये कैसे मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और दूसरा उसने कहा a माइनस ए ट्रांसपोज ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये दो रिजल्ट हैं जो आपको क्या कहते हैं कि a प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है और दूसरा कहता है a माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर जस्टिफिकेशन चाहिए तो ऐसे मान लो कि भाई a प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक बताना है आपको, क्या बताना है, सिमेट्रिक। और कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है वो जब उसका ट्रांसपोज करने से सेम मैट्रिक्स वापस मिल जाए। तो अगर आपने इसका ट्रांसपोज किया, ये सम कोई मैट्रिक्स है, देखो ए मैट्रिक्स थी, ट्रांसपोज करने के बाद दूसरी मैट्रिक्स आती है, उन दोनों का सम किया होगा तो एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स बनेगी। मतलब आप इसको मान चलो कंबाइनली क्या है, मैट्रिक्स दे रहा है। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे वो सेम यही मिल जाए तो आप कह सकते हो इस मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करो। आपने थर्ड रिजल्ट सीखा था, a प्लस b का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। इसको अलग अलग कर सकते हैं, मतलब a ट्रांसपोज प्लस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अलग अलग कर दिया आपने। अब ये तो a ट्रांसपोज है और a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, a होगा। a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, a। मैट्रिक्स एडिशन के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी लगती थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। a प्लस b किसके इक्वल होता था, b प्लस a के। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, a प्लस a ट्रांसपोज। मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद वापस क्या आ गया, वही मैट्रिक्स वापस आ गई। इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद वही मैट्रिक्स वापस आ गई, तो इसका मतलब ये कैसी मैट्रिक्स हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। बात समझ आ गई। अब इसको सिमेट्रिक के लिए देखते हैं, नहीं आया तो रिपीट कर लेना वीडियो को। इसकी सिमेट्रिक देखो क्या है, a माइनस ए ट्रांसपोज। इसको क्या दिखाना है, इसको सिमेट्रिक दिखाना है। इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है, अगर ट्रांसपोज करने के बाद उस मैट्रिक्स का नेगेटिव आ जाता है। ट्रांसपोज करने के बाद उस मैट्रिक्स का नेगेटिव आ जाता है, तो आप इसका ट्रांसपोज करो, ये बनेगा a ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। प्लस माइनस में तो क्योंकि अलजेब्रा लगाना है, प्लस माइनस सेम ही चीज है ना इसमें, तो आपने माइनस का साइन एज इट इज लिख लिया। अब यही यहां पर बना a ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, फिर से वापस a मैट्रिक्स बनेगा, आपने प्रॉपर्टी सीखी हुई है। अब इसमें से आप माइनस कॉमन ले लो, तो ये a माइनस ए ट्रांसपोज बन जाएगा। भाई ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, और ये आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स है। तो हुआ क्या कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद नेगेटिव तक मैट्रिक्स आ गया, तो ये कैसी मैट्रिक्स हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। क्या, a माइनस ए ट्रांसपोज। ये दोनों चीजें समझ आ गई, a प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है और a माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स a के लिए
डजंट मैटर वो सिमेट्रिक थी, ए सिमेट्रिक है और इसकी सिमेट्रिक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसने कहा कि ए प्लस ए ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स के लिए क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए सिमेट्रिक होगा, और ए माइनस ए ट्रांसपोज किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या होगा, इसको सिमेट्रिक होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जो रिजल्ट मैं इसके लिए यूज कर रहा हूं वो ये है कि किसी भी मैट्रिक्स ए को आप हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज इज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज लिख सकते हो। देखो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, आपने ऊपर सीख लिया। ये मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक, और ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो गई और ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक हो गई। तो हाफ से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये बताता कि भाई वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो आगे आ जाएगा। तो स्क्वायर मतलब अगर आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले रहे हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले रहे हो, तो उसका नेचर वही रहने वाला है। तो ये वाली मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो गई, ये वाली मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक हो गई, और मैं ए को इस तरीके से लिख रहा हूं। तो इसका मतलब ए को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा हुआ है। अब आपको लग रहा होगा कि एक्चुअल में ये आएगा भी या नहीं सॉल्व हो गया। मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करके दिखा देता हूं। ये ए आ जाएगी, कैसे देखो, हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज। ये तो कैंसिल हो गया आपको, प्लस माइनस हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए, हाफ ए प्लस हाफ ए, ये कंप्लीट ए बन जाएगा। ठीक है, वही हाफ ऑफ ऐड करोगे तो फुल बच जाता है ना, 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाता है। तो वो चीज क्या होगी, ए होगी सॉल्व। तो ए को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो मेरा ये जो क्वेश्चन है वो इसी पैटर्न पर काम करेगा, इस रिजल्ट पर काम करेगा कि मुझे ये चीजें निकालनी है आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखो। आपके दिमाग में ये होना चाहिए जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले सॉल्यूशन में करेंगे कंसीडर P which is half of A plus A transpose। P को आपने कंसीडर करना है A plus A transpose का हाफ। क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि आपको ये पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स पता है, जस्टिफाई करना नहीं पड़ेगा उसको। तो आप करो, ये बना 1/2, A क्या है 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3 प्लस ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बनेगा, रो को कॉलम से इंटरचेंज करेंगे। इसका मतलब 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3। आपने ट्रांसपोज करके उसको लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इसको ऐड करना है। इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो ये बनेगा P is equals to half 6 plus 6 12 minus 2 minus 2 minus 4 2 plus 2 4 minus 2 minus 2 minus 4 3 plus 3 6 minus 1 minus 1 minus 2 2 plus 2 4 minus 1 minus 1 minus 2 3 plus 3 6। बात समझ आ रही है। अब आप क्या करिए, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। तो ये हो जाएगा 6 minus 2 2 3 2 माइनस का 3 1 2 minus 1 3। या कौन सी मैट्रिक्स आ गई, P मैट्रिक्स आ गई। अब P मैट्रिक्स आपकी कैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, लेकिन इसको जस्टिफाई करेंगे। अब क्या करेंगे, P आ गया आल्सो P ट्रांसपोज करके क्या रहा है, इसको चेंज कर दो कॉलम में। पहला रो ये है, इसको लिखेंगे 6 minus 2 2। दूसरा रो ये है -2 3 -1। तीसरा रो ये है 2 minus 1 3। देखो ये ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आया नहीं है, ये दोनों मैट्रिक्स सेम दिख रही है आपको, कोई चेंज नहीं दिख रहा है इसमें। तो P डैश के इक्वल आ गया एज P ट्रांसपोज इक्वल्स टू P, देयरफॉर P इज सिमेट्रिक। P कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। बात समझ आ रही है। तो P को आप क्या लिख रहे होगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख रहे हो। ये चीज आपको करनी है। बच्चे क्या करते हैं, आपने सॉल्व तो कर लिया P को, लेकिन ट्रांसपोज P के इक्वल नहीं दिखा। इसका मतलब आपने ये जस्टिफाई नहीं किया कि P सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी। आप कर सही रहे हो, लेकिन वो प्रोसेस आधा हो जाएगा। तो 4 मार्क के क्वेश्चन में फिर आपको 3 मार्क्स मिल रहे होंगे, क्योंकि आपने जस्टिफिकेशन नहीं दिया है P और Q का। ठीक है, P समझ आ गया आपको। अब Q देखो कैसे निकलेगा। Q का क्या कंडीशन था, Q हमने निकालना था। Q मैंने बताया था 1 कंसीडर करेंगे हम
a माइनस ए डैश 1/2 डी, क्योंकि ये आपको इसको सिमेट्रिक दिया होता है। यहाँ पर साइन क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। यहाँ एंट्री बदल जाएंगे आप तरीके से। ये आपका क्यू हो जाएगा, ये आपका क्या होने वाला है, क्यू होने वाला है। उस एंट्री को हम बाद में लिखते हैं, जो भी एंट्री थी आपकी, ये यहाँ बनने वाला है आपका 1/2 एज इट इज, 6 माइनस 6 0, -2 और +2 0, -2 +2 0 आ गया। ऐसे 2 - 2 0, नेक्स्ट एंट्री -2 +2 0, नेक्स्ट एंट्री 3 - 3 0, -1 + 1 0, नेक्स्ट एंट्री 2 - 2 0, -1 + 1 0 और 3 + 3 - 3 0। इसका मतलब ये आपकी नल मैट्रिक्स आ गई 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये क्यू आ गया आपका। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये क्यू ऐसा आ गया है, नल मैट्रिक्स आ गया, लेकिन वो जरूरी नहीं है हमेशा नल मैट्रिक्स आएगा, वो कोई और मैट्रिक्स भी आ सकता था, लेकिन फॉर श्योर वो कैसी मैट्रिक्स होगी, स्क्यूमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब आप क्यू डैश निकाल के दिखाओ, वो भी सेम मैट्रिक्स बनेगा, फर्क तो कुछ पड़ना नहीं था। मैं कॉलम वाइज इसको लिख देता हूँ। आप क्या लिखोगे, क्यू डैश इज इक्वल्स टू -q, क्योंकि आप इसमें -q भी लिख सकते हो, माइनस कॉमन लेके, माइनस ऑफ 0 0 0। देखो इसका पर्पस क्या है, क्योंकि आपको सिमेट्रिक दिखाना है, देयरफॉर q इज सिमेट्रिक। ठीक है, आपने क्या किया, p को सिमेट्रिक दिखाया, q को सिमेट्रिक दिखाया। और इसका रीजन क्या है कि नल मैट्रिक्स आया, क्योंकि जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है ना, वो आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी हुई है। देखो ये सारी एंट्रीज 6 3 3 दिए हैं, जो ये है वही यहाँ दिया हुआ है, जो यहाँ है वो यही दिया हुआ है, जो यहाँ है वो एंट्री यहाँ दी हुई है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी हुई है, इसलिए मेरा q डैश q नल मैट्रिक्स आ गया। अदरवाइज वो q सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है जो प्रॉपर फॉर्म में आती है, जिसकी डायगोनल एंट्री 0 रहती है, जो ऊपर ट्रायंगल है उसका नीचे वाला नेगेटिव में लोअर ट्रायंगल रहता है। ठीक है, अब ये यहाँ तक हो गया कि आपने p निकाल लिया, q निकाल लिया, p डैश को p के इक्वल दिखाया, जस्टिफिकेशन फॉर सिमेट्रिक, q डैश को -q के इक्वल दिखाया, जस्टिफिकेशन फॉर स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब आपको क्या दिखाना है, a इक्वल्स टू p + q। आप चेक करोगे a इक्वल्स टू p + q आया है नहीं आया, तो मैं लिख देता हूं उसके लिए। नाउ कंसीडर p + q। अब आप चेक करोगे आपने p क्या लिखा था, जो p सॉल्व हो क्या है, मैं उसकी एंट्री लिख रहा हूँ। p की एंट्री है आपके पास 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ये p की एंट्री आई थी, ये एंट्री आती p की एंट्री, और q की एंट्री आई थी नल मैट्रिक्स, वो ये एंट्री 0 0 0 0 0 0 0 0। अब आप इसको ऐड करोगे तो वापस क्या आने लग रहा होगा, सेम मैट्रिक्स 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। इसका मतलब ये किसके इक्वल आ गया, a के। यहाँ ये p मैट्रिक्स कैसी थी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, q मैट्रिक्स कैसी थी, स्क्यू सिमेट्रिक्स, और वो किसके इक्वल आ रही है, a के। इसका मतलब a को आपने सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में लिख दिया, देयरफॉर a कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस 4 मार्क के क्वेश्चन को डील करोगे। एनसीईआरटी के अंदर आपको ये प्रॉपर नंबर क्वेश्चन नंबर 13 दिख जाएगा, और उसके अलावा आप क्या करो, पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे कब, जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करोगे, और जब एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो वहां पे एग्जाम्पल नंबर 22 है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, क्योंकि ये इसी क्वेश्चन की बात कर रहा है। सेम तरीके का क्वेश्चन पूछा गया, और उसमें उस मेथड को समझना कि जो मेथड मैंने कराया है क्या वो एनसीईआरटी से डिफर तो नहीं करता, और अगर एनसीईआरटी से मैच कर रहा है तो फिर आपको ये ध्यान रखना है जितने भी क्वेश्चन किए जाएंगे वो इसी मेथड से किए जाएंगे। इसके अलावा आपने कोई भी स्टेप मिस किया, कई बार बच्चे इसी स्टेप को मिस कर देते हैं। ये 1 मार्क का स्टेप है 4 मार्क के क्वेश्चन में। अगर आपने सिमेट्रिक और सिमेट्रिक नहीं दिखाया पी और क्यू को, वो भी 1 मार्क का स्टेप है, अदरवाइज आपको फिर 2 नंबर मिल रहे हैं, 2 मार्क्स मिल रहे होंगे, है ना। मेक श्योर कि आप पूरे स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को करोगे। दिस इज एक्सरसाइज 3.3 प्रीटी मच, और जितने भी क्वेश्चन है वो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है, कुछ नया क्वेश्चन नहीं है, तो आप इस एक्सरसाइज को माइंड अप करिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतनी रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊंगा, 6 मार्क का क्वेश्चन आता है उस टॉपिक से, और बहुत डिटेल में समझाऊंगा। मेक श्योर आप अच्छे से वीडियो को देखो, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।